क्या रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर एक भाजपाई प्रोपेगेंडा फिल्म है? आखिर क्या वजह है कि धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के इतने बड़े चाटुकार हैं? क्या वजह है कि आदित्य धर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार फिल्में बनाया करते हैं? दोस्तों, धुरंधर रिलीज हो गई है और अगर फिल्मकारों की माने तो अपने पहले 3 दिनों की रिलीज में इसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी है। मैं खुद यह फिल्म देखकर आया हूं और मैंने इसका रिव्यू किया था और मैंने खुद कहा था कि इस फिल्म को 2 मोर्चों पर आंका जाना चाहिए। बतौर एक्शन फिल्म, बतौर स्पाई थ्रिलर, यह एक बेहतरीन फिल्म है, मुझे पसंद आई। मगर इस फिल्म में खुलकर प्रोपेगेंडा भरा हुआ है और यह प्रोपेगेंडा धराशायी हो जाता है, औंधे मुंह गिर जाता है। और मैं आपको बताता हूं कैसे। फिल्म के अंदर किरदार हैं अजय सान्याल, जो कि आईबी के डायरेक्टर हैं। यह वो शख्स है जो IC 814 का जो अपचालन हुआ था, हाईजैक हुआ था हमारा विमान, जिसे कांधार ले जाया गया था, उस वक्त ये आईबी के डायरेक्टर थे। उसके बाद जब संसद में हमला हुआ था तब भी आईबी के डायरेक्टर थे। कौन थे उस वक्त देश के आईबी के डायरेक्टर? माननीय अजीत डोभाल। फिल्म के अंदर बताया जाता है जब ये 2 बड़ी घटनाएं होती हैं तब अजय सान्याल यानी कि अजीत डोभाल ये कहते हैं कि अब हमें ऑपरेशन धुरंधर शुरू करना चाहिए। ऑपरेशन धुरंधर, जिसके अंदर हमारा एक जासूस पाकिस्तान में जाएगा, वहां के गैंग में शामिल हो जाएगा और फिर भारत की मदद करेगा उस गैंग का हिस्सा होकर। यह कहानी जो है आधारित है मेजर मोहित शर्मा पर। मेजर मोहित शर्मा जो साल 2007 से 2009 के बीच पाकिस्तान जाते हैं, एक जासूस बन के आतंकवादियों के साथ शामिल हो जाते हैं, 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देते हैं और वापस आ जाते हैं। इस फिल्म में कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि यह नया भारत है, यह घर में घुस के मारता है। अब ये तमाम डायलॉग्स के जरिए आदित्य धर बुरी तरह से फंस गए हैं। सबसे पहली बात, ये जो फिल्म है 2002 से 2009 के बीच में बेस्ड है, ठीक है। इस दौरान किसकी सरकार थी? कुछ देर के लिए वाजपेयी सरकार और अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं? यानी कि इस दौरान इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो फिर आदित्य धर इस फिल्म में क्यों कहते हैं कि यह नया भारत है, घर में घुस के मारेगा? और फिल्म में कई जगह पर ये जो अजीत डोभाल का कैरेक्टर है, जिसे माधवन ने प्ले किया है, वो कई जगह पे कहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई सरकार आएगी जो हमारी बातों को सुनेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसके जरिए आदित्य धर भविष्य की किस सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऑपरेशन धुरंधर को अंजाम दिया था एक आईबी डायरेक्टर ने जिसका नाम अजय सान्याल है, जो मॉडल किया गया है अजीत डोभाल के कैरेक्टर पर, उनकी शख्सियत पर। तो पहला सवाल, ये जो 2 बड़े आतंकवादी फेलियर्स हुए हैं, IC 814 और दूसरा संसद में हमला, क्या इसके लिए आदित्य धर उस वक्त के जो आईबी डायरेक्टर हैं अजय सान्याल, जो कि सही मायनों में अजीत डोभाल हैं, उन पर दोष क्यों नहीं मढ़ते हैं? आफ्टर ऑल IC 814 का जो हाईजैक था वो एक इंटेलिजेंस फेलियर था। अगर आतंकवादी हमारी संसद में घुस गए तो यह भी एक इंटेलिजेंस फेलियर था। सबसे बड़ी बात, देविंदर सिंह, याद है आपको यह रहस्यमय किरदार? इसके बारे में यह खबर आई थी उस वक्त कि देविंदर सिंह ने एक आतंकवादी मोहम्मद को दिल्ली तक पहुंचाया था। यह खबरें उस वक्त आई थी। और फिर यही देविंदर जो है, याद कीजिएगा, 2 आतंकवादियों के साथ एक गाड़ी में था, पुलिस उसे धर दबोचती है और तब BBC के खबर के मुताबिक देविंदर ने कहा था कि यह बहुत बड़ा खेल है, आप इसमें दखल मत दीजिए। यह बात उसने पुलिस से कही थी। देविंदर कहां है कोई नहीं जानता। क्या उस पर आतंकवाद की धाराएं लगाई गई हैं? नहीं, मगर वो रहस्यमय किरदार देविंदर का लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न, आदित्य धर इस फिल्म में इंटेलिजेंस फेलियर के लिए उस वक्त की सरकार पर उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? यानी कि जो सरकार है ही नहीं उसी की तारीफ कर रहे हैं साहब। क्या कह रहे हैं कि यह नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। अरे भाई, यह डायलॉग तो 2014 के बाद सुना जा रहा है ना।
घर में घुस के मारना, यह भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोपेगेंडा में बताती है। तो जो फिल्म 2002 से 2009 के बीच में है, वहां पर तुम ये डायलॉग क्यों मार रहे हो? सबसे बड़ी बात, 2 इंटेलिजेंस फेलियर्स थे। क्या आपने सवाल उठाया? इससे पहले भी आदित्य धर की एक फिल्म आई थी, उड़ी अ सर्जिकल स्ट्राइक। क्या आदित्य धर ने सवाल उठाया कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? उस फिल्म के अंदर भी अजीत डोभाल का जो किरदार निभाया था पारेश रावल ने। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि आदित्य धर जो हैं वो अजीत डोभाल के चाटुकार नंबर 1 हैं, उनके बहुत बड़े फैन हैं। मगर उस वक्त भी उड़ी को लेकर जो पूरी इंटेलिजेंस फेलियर थी, कोई सवाल नहीं उठाया गया। आईएसआई को हमने बुलाया था अपने सेना के कॉम्प्लेक्स में। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? इससे पहले कभी हुआ है कि जब हमने एक आतंकवादी संगठन, मैं आईएसआई को एक आतंकवादी संगठन बताता हूं, इससे पहले कभी हुआ है कि हम एक आतंकवादी संगठन को बुलाते हैं जो जिम्मेदार है आतंकवादी हमलों के लिए कि भाई आओ देखो? क्या कभी आदित्य धर ने सवाल उठाया है? ये तमाम जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, इन्होंने सवाल उठाया है? बताइए। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती कि एक फिल्म जो 2002 से 2009 के बीच में है, उसके जरिए आप उस वक्त की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि मेजर मोहित शर्मा जिन पर यह फिल्म बनी है, हालांकि आदित्य धर इससे इनकार करते हैं, मेजर मोहित शर्मा पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं एक आतंकवादी के तौर पर, वहां 2 आतंकवादियों को मारते हैं और वापस भारत आ जाते हैं और फिर वो शहीद हो जाते हैं बाद में। तो ये सब तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, मगर फिर भी आदित्य धर लगातार लगे हुए थे ये बताने के लिए, और वो सिर्फ उस वक्त की केंद्र सरकार पर निशाना नहीं साध रहे थे, 2007 में उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी उस पर भी निशाना साध रहे थे। मगर इस आदित्य धर में इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि जब दिल्ली में दंगे हो जाते हैं तब वो सवाल उठाएं देश के गृह मंत्री अमित शाह या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर। इनमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि धारा 370 हटा दी गई थी, उसके बावजूद कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे थे। पहलगाम में आतंकवादी हमला हो गया, बैसरण घाटी से सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया, मगर क्या कभी आप आदित्य धर के मुंह से उस बारे में सुनते हैं? ये जो तमाम सरकारी प्रोपेगेंडिस्ट हैं, अक्षय कुमार, विवेक अग्निहोत्री, पारेश रावल, अनुपम खेर, क्या कभी आप इनसे सुनते हैं कि इतने दिनों बाद रिहायशी शिविरों में अब भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं? और याद कीजिएगा, अभी अभी 1-2 साल पहले ही कई कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने मार दिया था, पलायन हो रहा था उस वक्त। 1990 के बाद पहली बार पलायन होना शुरू हुआ था, मगर क्या कभी इनका मुंह खुला? बताइए, कभी नहीं मुंह खुलेगा इनका। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में 2900 किलोग्राम आरडीएक्स पहुंच गया साहब, फरीदाबाद में पहुंच गया, वहां धमाका हो गया, मगर इन लोगों का मुंह कभी नहीं खुलता है। गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए, और आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला। और अब एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है बैटल ऑफ गालवान, जिसमें सलमान खान है। अब जाहिर सी बात है, उस फिल्म में कठिन सवाल तो पूछे नहीं जाएंगे कि भाई क्या वजह है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, क्या वजह है कि आज तक हम उन जगहों पर नहीं जा पा रहे हैं जहां पहले हमारे सैनिक और हमारे पत्रकार जा सकते थे। फिल्में समाज का आईना होती हैं दोस्तों, मगर फिल्में हाल के दिनों में या तो सरकार की चाटुकारिता करने का जरिया बन गए हैं या फिर नफरत फैलाने का जरिया बन गए। नफरत की बात करें तो एक कश्मीर फाइल्स आई थी जिसने आधा अधूरा सच पेश किया, फिर उसके बाद बंगाल के ऊपर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म आई थी, फिर आपको याद होगा दोस्तों केरला स्टोरी आई थी जिसने झूठ कहा था, इन्हें अदालत में जाकर पलटना भी पड़ा था। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। ऐसी ढेरों फिल्में आ रही हैं जिनका मकसद है या तो हिंदू मुस्लिम करना या तो फिर भाजपा के पक्ष में प्रोपेगेंडा करना। और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ था, मोदी है तो मुमकिन है,
और इसमें याद कीजिएगा राजकुमार राव, विक्रांत मैसे, अरशद वारसी और ये कौन हल्का सा एक्टर है वरुण धवन, ये सब थे इसमें। इनफैक्ट वरुण धवन से मुझे याद आया, बहुत पहले मैंने एक फिल्म देखी थी ढिशुम, जॉन इब्राहिम के साथ थी। उसके अंदर इनका एक डायलॉग था, जो मोदी जी कहेंगे मैं वो करूंगा। कहने का अर्थ साफ है, चाहे टॉयलेट एक लव स्टोरी हो, चाहे ढिशुम हो, ये तमाम फिल्में या तो सॉफ्ट प्रोपेगेंडा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, या फिर खुला प्रोपेगेंडा करते हैं। धुरंधर जो है वो एक बहुत ही वाहियात मिसाल है। मैं पहले कह चुका हूं, एक शानदार एक्शन फिल्म है जो आपको बांध कर रखती है। 3.5 घंटे की फिल्म है। फिल्म के एक्टर्स का शानदार प्रदर्शन है, फिल्म की जो फोटोग्राफी है शानदार है, जो पूरा सेटअप किया गया है कराची के अंडरवर्ल्ड का बहुत ही शानदार है। अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, खुद रणवीर सिंह, इन्होंने शानदार एक्टिंग की है। बाय द वे, रणवीर सिंह, पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र इन पर निशाना साधता रहता है। इनकी पत्नी के बारे में न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, कितना जहर उगला था इन्होंने। आज वो रणवीर सिंह इनके लिए सबसे बेहतरीन एक्टर हो गया है। मैं बता रहा हूं ना, इनकी कोई रीढ़ नहीं है, कोई रीढ़ नहीं है। कितना प्रहार किया था इन्होंने रणवीर सिंह के बारे में। जब आपको याद होगा, हिजाब पहन के दीपिका गई थी एक मुस्लिम देश में, कितना बवाल किया था। अब रणवीर सिंह इनके लिए महान अभिनेता है। क्यों? क्योंकि वो आदित्य धर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं, उस फिल्म में काम कर रहे हैं। मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, क्या धुरंधर में जो 2 बड़े इंटेलिजेंस फेलियर होते हैं, IC 814 हाईजैक और संसद में हमला, क्या आपने, जो IB के डायरेक्टर थे अजय सान्याल, जो बेस्ड हैं, जो आधारित हैं अजीत डोभाल पे, क्या उनके इंटेलिजेंस फेलियर पर आपने सवाल उठाया? और सबसे बड़ी बात, अजीत डोभाल का इस्तीफा बतौर IB डायरेक्टर, जहां तक मुझे याद है 2005 और 2006 में हो गया था। तो जब वो IB डायरेक्टर नहीं थे, तो उसके बाद जो हो रहा है उसका क्रेडिट आप अजय सान्याल यानी अजीत डोभाल को कैसे दे सकते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, यह जो प्रोपेगेंडा फिल्म है वो औंधे मुंह जाकर गिरती है। साफ देखकर पता चलता है कि इसका मकसद सिर्फ भाजपा का महिमा मंडन है और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर यही हाल बॉलीवुड की हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 1975 से 1977 के बीच में देश में आपातकाल था, मगर इसके बावजूद अमिताभ बच्चन बतौर सुपरस्टार उभरते हैं, व्यवस्था से सवाल करने वाली फिल्में बनाते हैं, मसलन दीवार। अमिताभ बच्चन कांग्रेस के करीबी थे, मगर उस वक्त जो समाज में चीजें चली आ रही थी उस पर वो सवाल खड़े करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो के तौर पर माना जाता है। एंग्री यंग मैन, जो व्यवस्था में खामियां हैं उस पर वो सवाल करते थे। जबकि अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के दोस्त थे, वो चाहते तो ऐसी फिल्में बना सकते थे, या सलीम जावेद ऐसी फिल्में लिख सकते थे जिसमें उस वक्त की सरकार की चाटुकारिता हो रही होगी, मगर नहीं, ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने व्यवस्था पर सवाल किया। और न सिर्फ यश चोपड़ा या फिर रमेश सिप्पी, अगर हम समानांतर सिनेमा की बात करें तो गोविंद निहलानी साहब हो, श्याम बेनेगल हो, अडूर गोपालकृष्णन हो, ऐसे ढेरों फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने फिल्में बनाई, व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में जो खामियां थी, जो कुरीतियां थी, उस पर वो सवाल उठा रहे थे। कभी ऐसी फिल्में नहीं बनी जो हिंदू मुस्लिम करते थे, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर उगलते थे। मगर अब देखिए साहब, ऐसी फिल्में आ रही हैं। एक फिल्म आई थी JNU, और उसका मकसद था JNU पर निशाना साधना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर निशाना साधना। हालांकि फिल्म में JNU का मतलब जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी बताया गया था। ऐसी फिल्में आती हैं जिसमें महात्मा गांधी को खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, नेहरू को खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। सीधा सा सवाल, जब तुम सावरकर पर फिल्म बनाते हो तो क्या तुम अपने दर्शकों को यह बताते हो कि उन्होंने 1 दर्जन बार माफी मांगी थी? क्या तुम अपने दर्शकों को बताते हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक पूर्वज थे, उन्होंने सिंध और बंगाल दोनों जगह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई?
क्या तुम अपने दर्शकों को बताते हो कि सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? क्या तुम अपने दर्शकों को बताते हो कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्वज मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने? क्या तुम अपने दर्शकों को बताते हो कि सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था, उनकी इंडियन नेशनल आर्मी का विरोध किया था? बताइए। यह प्रॉब्लम आ गई है बॉलीवुड में। बॉलीवुड आज की तारीख में कायर बन गई है क्योंकि इन पर इतना दबाव है कि क्या बताएं। और मैं इसके लिए पूरे बॉलीवुड को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जो लोग डरे हुए हैं, अब देखिए शाहरुख, सलमान, आमिर, ये लोग डरे हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाते हैं और शाहरुख खान पूरा एक वीडियो जारी करते हैं। देश में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस पर कभी इनका मुंह नहीं खुलता है। ये वही अमिताभ बच्चन, ये वही जूही चावला, ये वही अनुपम खेर, ये वही अक्षय कुमार। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे 2014 से पहले, इनके मुंह से व्यवस्था को सवाल करने वाले बयान निकलते थे। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 को पार कर गया है। ये सब खामोश बने हुए हैं, सब खामोश बने हुए हैं। बताइए साहब, मोदी है तो मुमकिन है एक गाना आता है जिसमें हम विक्रांत मैसे और राजकुमार राव जैसे लोगों को देखते हैं। बेहतरीन अभिनेता हैं दोनों, मगर सरकार के अव्वल दर्जे के चाटुकार बन गए हैं। विक्रांत मैसे, इनको तो भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनावत ने कॉकरोच बताया था। अब इनको देखिए साहब, इनका एक इंटरव्यू का एक क्लिप मैं देख रहा था कि 2014 से पहले इस देश की हिंदू की हालत बहुत खराब थी, 2014 के बाद ही हिंदू के हाथ में सही मायने में ताकत आई है। इस तरह का कुछ बयान इन्होंने दिया था। इनफैक्ट धुरंधर के अंदर भी एक आध जगह पर यह डायलॉग है कि इस देश के हिंदू को ही इन तमाम चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह जो हिंदू खतरे में है वाली बात है, 2014 से पहले आप सुनते थे क्या? यानी कि पिछले 11-12 सालों से हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री हैं और अब जाकर आपको आभास हो रहा है कि हिंदू खतरे में है। बताइए, पहले तो कभी आप नहीं सोचते थे कि हिंदू खतरे में है। और ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले मुसलमान हमारे सिर में बैठ के राज कर रहे थे, नहीं। व्यवस्था उस वक्त भी उनके खिलाफ थी और आज भी उनके खिलाफ है। 2014 से पहले कई मुसलमान 20-25 साल तक जेल में सड़ते रहे और उनका कोई दोष नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो हमारी नौकरियां ले रहे थे, ऐसा नहीं कि हमारे घरों में घुसकर डकैतियां या बलात्कार कर रहे थे, नहीं। यह चीज आपके जहन में कभी नहीं आई। ये जो तमाम अभिनेता हैं, अनुपम खेर, पारेश रावल, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये लोग कभी इस तरह की फिल्में नहीं बनाते थे उस वक्त। और आज भी इनकी जिंदगी में, इनके क्रू में, इनके स्टाफ में मुसलमान हैं जिन्होंने एक अहम किरदार निभाया है। अक्षय कुमार को मैं कपिल शर्मा शो में देख रहा था, उस वक्त वो अपने तमाम फाइट मास्टर्स के साथ आए हुए थे, उसमें कई मुसलमान थे। वो बता रहे थे कि आज मैं जो कुछ हूं इन मुस्लिम फाइट मास्टर्स की वजह से हूं। उन्होंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मगर वो मुसलमान थे। और आज आप एक प्रोपेगेंडिस्ट बन गए हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में जो आपको और हमें हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटती है। यह हालत कर दी है बॉलीवुड की इन लोगों ने। या तो डरे हुए हैं या फिर आदित्य धर जैसे प्रोपेगेंडिस्ट बन गए हैं। मैं फिर कह दूं, क्या आप में हिम्मत है? आप बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, आपकी उड़िया सर्जिकल स्ट्राइक भी बहुत ही कसी हुई फिल्म थी। धुरंधर 3.5 घंटे की फिल्म और एक बार भी मेरी निगाह स्क्रीन से नहीं हटी, मगर मुझे हंसी आ रही थी आपके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पर, आपके उन डायलॉग्स पर कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। और सारा ऑपरेशन उस वक्त होता है जब कांग्रेस की सरकार थी। मुझे हंसी आती है जब आप ये कहते हैं कि भाई भविष्य में ऐसी सरकार आएगी जो हमारी बातों को मानेगी, मगर पिछले 10-11 सालों में जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हो रहे हैं उस पर आप कभी सवाल नहीं उठाते, ना अपनी फिल्मों के जरिए, ना अपने बयानों के जरिए। क्यों? क्योंकि आप एक सत्ता के प्रोपेगेंडिस्ट हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, नाज़ी जर्मनी के युग में हिटलर और उनके प्रचार तंत्र के मुखिया थे जोसेफ गिबल्स। जोसेफ गिबल्स फिल्में बनाया करते थे जिसमें हिटलर का महिमा मंडन होता था। ऐसी फिल्में बनाई जाती थी जिनमें यहूदियों को, जूस को, जिनका नरसंहार हुआ,
जर्मनी में उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जाता था, उन्हें कॉकरोचेस बताया जाता था। रेडियो रवांडा आपको याद है, रेडियो रवांडा में कई लोग शराब के नशे में रेडियो में आके वहां की माइनॉरिटीज को गाली देते थे। नतीजा, कुछ सालों बाद रवांडा में एक नरसंहार हुआ और व्यापक पैमाने पर वहां की माइनॉरिटीज मारी गई। हुतू और तुत्सियों के बीच में जो नरसंहार हुआ है वो सब जानते हैं। आज हमारा मीडिया तो उससे ज्यादा बदतर हो गया है। सत्ता से सवाल पूछने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है इनसे। अभी हमारे हवाई अड्डों में जो बवाल चल रहा है, उसमें पहली बार मैं सुन रहा हूं रिपब्लिक का संपादक जो है वो मोदी सरकार से सवाल कर रहा है, या इंडिया टीवी के संपादक वो नागरिक उड्डयन मंत्री से सवाल कर रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि वो टीडीपी के हैं। अब भी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, भाजपा से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, और यही हाल इन फिल्म मेकर्स की है। आज ऐसी कोई फिल्म बनना लगभग नामुमकिन है जो समाज की कुरीतियों पर सवाल उठाए। बमुश्किल इक्का दुक्का फिल्म मेकर्स हैं, मसलन अनुराग कश्यप या फिर अनुभव सिन्हा, जो मीनिंगफुल फिल्में बनाते हैं। अधिकतर प्रोपेगेंडिस्ट बन गए हैं या डर गए हैं। करण जौहर कई प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं साहब। इन्हें भी अपनी पीठ बचानी है। यह सब चल रहा है बॉलीवुड में, और यह प्रचार बॉलीवुड को बर्बाद कर देगा। क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती है, मगर समाज में जो हो रहा है 11 सालों से वो कभी आप फिल्मों में नहीं देखते हैं। इक्का दुक्का फिल्में होंगी। सुधीर मिश्रा की एक अफवाह आ जाएगी जिसका मकसद है समाज के अंदर अफवाहों के जरिए जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उस पर सवाल उठाना, या अनुभव सिन्हा की मुल्क आ जाएगी। तो ये इक्का दुक्का फिल्म मेकर्स हैं, दैट्स इट, उसके अलावा कोई नहीं। और इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है दोस्तों? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।